25 तारीख को मैं इंशाल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा 3 बजे दोपहर के। मैं हर शोबे से चाहता हूं कि लोग आए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है। हमने ना जेल देखना ना कुछ देखना, हमने अपनी जान की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। हम किसी सूरत इस जुल्म को, इस कौम के ऊपर जो इन्होंने हमारी आजादी के ऊपर जो वारदात की है और जिस तरह के चोरों को ऊपर लेके आए, हम कभी किसी सूरत इनको तस्लीम नहीं करेंगे। हम जितनी भी देर हम वहां रहेंगे, एक चीज हम चाहते हैं, इलेक्शन डेट चाहिए हमें और असेंबली डिसॉल्व, और इलेक्शन भी साफ और शफाफ। हमने कोई और दूसरी चीज नहीं मानी। कौम इन चोरों को लाना चाहती है, बेशक ले आए, लेकिन कोई और मुल्क बाहर से इनको हमारे ऊपर मुसल्लत ना करे। अगर ये कौम चाहती है, बिस्मिल्लाह। मेरी 26 साल की सियासत हमेशा हम पुरअमन रहे हैं। हमने कभी किसी किस्म का इंतशार ना हमने कोशिश की है करने की, ना हमने कभी किसी को करने दिया। बार बार लोग कहते हैं ये जान को खतरा है, कोई जान को खतरा नहीं है, ये अल्लाह का काम है। आपकी कोई आज़ादी लेने की कोशिश करे तो उससे बेहतर है मौत बजाय के गुलाम बने। मैं चाहता हूँ कि लोग पहले निकले, और मुझे ये भी है कि इंटरनेट बंद कर देना 2 दिन पहले, सो पहले से तैयारी कर लें। ये भी हमें खौफ है कि इन्होंने पेट्रोल और डीजल बंद करना है, उसके लिए भी पहले से तैयारी कर लें। ट्रांसपोर्ट इन्होंने रोकनी है बसेस की, उसके भी तैयारी कर लें। जो भी ये करेंगे ये कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक पाकिस्तान में पॉलिटिक्स नहीं, इनकलाब आ रहा है। खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्लाह खान हूँ। इमरान खान साहब का बयान आपने सुन लिया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका ऐलान आपने सुन लिया। उन्होंने कहा कि 25 मई को वो इस्लामाबाद में मिलेंगे कारकुनों से। पूरे पाकिस्तान को उन्होंने वहाँ पर आने की दावत दी है और कहा है कि वो तब तक बैठेंगे जब तक कि साफ शफाफ इलेक्शन का ऐलान नहीं हो जाता, तारीख नहीं दे दी जाती, तब तक वो वहाँ से नहीं उठेंगे। इमरान खान साहब ने एक एग्रेसिव स्ट्रैटेजी लेते हुए ऐसा लगता है कि 25 मई की तारीख दी है। इससे पहले कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद 28 और 29 की तारीख पर भी गौर हो रहा है, लेकिन महज 2 दिन के मार्जिन पर इमरान खान साहब ने 25 तारीख का ऐलान कर दिया है। अब हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या हुकूमत इस स्ट्रॉन्ग मार्च को रोकेगी या इसको होने देगी? अगर फ़र्ज़ कीजिए ये होने दिया जाता है तो कितने दिन में ये नतीजा खैर साबित हो सकता है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो अहम रहनुमा हैं और जो लीडरशिप है, वो क्या इससे तवक्को कर रही है? किस किस्म के और कितनी जल्द नताइज की तवक्को कर रही है अपने स्ट्रॉन्ग मार्च से, और गर्मी में कितना अरसा वो बैठ सकते हैं? दूसरी तरफ आज पंजाब में हंगामा आराई के बाद एक इजलास मुनक्किद हुआ पंजाब असम्बली का, जिसमें स्पीकर के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद थी वो निमटा दी गई, लेकिन दोबारा तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। आपसे कुछ देर पहले खलील ताहिर सिंधु, जो कि नून लीग के MP हैं, उन्होंने ये तहरीक जमा कराई है, खलील ताहिर सिंधु ने। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज ही निमटाए जाने के बाद आज ही ये जमा कराई जा सकती है, या इसमें कोई कानूनी कदगन होती है, कुछ मुद्दत दरकार होती है उसके बाद? तो इस पर भी हम बात करेंगे, और कुछ आखिर में इकॉनमी की सूरत हाल पर भी एक नज़र डालेंगे कि इकॉनमी पाकिस्तान की कहाँ जा रही है और हुकूमत इस पर कितना दबाव में है। मेरे साथ ओन अब्बास बप्पी साहब मौजूद हैं, तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा, बहुत शुक्रिया ओन साहब, खुशामदीद। रफ़ीक रजवाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ गवर्नर पंजाब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, आपको भी रजवाना साहब खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। ओन अब्बास बप्पी साहब 126 दिन का धरना दिया था, नतीजा खैर साबित नहीं हुआ था। अब आप कितने दिन में नतीजा हासिल कर सकते हैं? खान साहब, ये जो आपने कहा ना कि 126 दिन का धरना था वो कामयाब नहीं हुआ, मैं इससे एग्री नहीं करूंगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जमात बनी थी और एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर रजिस्टर्ड हुई थी, वो 2014 के धरने के नतीजे में हुई थी। हमारे फाइल एंड रैंक्स क्रिएट हुए थे, हमारा नया वर्कर क्रिएट हुआ था, हमें बहुत सारे लोगों ने तकरीर करने सीखा, पेशेंस, गिरफ्तारियां, बहुत कुछ सीखा। आई एम श्योर कि 2 कमी बेशियां 2014 में रह गई थी, और उसकी जो ख़त्म करने की वजूहत है वो आपके सामने है। उस वक्त जो कॉल ऑफ हुआ था उसकी अपनी जगह पे, लेकिन आज एक पॉलिटिकल PTI एक डिफरेंट किस्म की पॉलिटिकल जमात बन चुकी है। सो आई एम नॉट श्योर कि वो 126 दिन के धरने की पेश आएगी। और साहब, आप इस तरह से कह रहे हैं कि आप मुझसे इत्तेफाक नहीं करते कि वो धरना कामयाब नहीं हुआ था। जाहिर है वो जिस पर्सपेक्टिव में मैं पूछ रहा हूँ उसी पर्सपेक्टिव में ये धरना दिया जा रहा है। यानी उस वक्त भी आप चाहते थे कि हुकूमत घर जाए और आज भी आप चाहते हैं कि हुकूमत घर जाए, लेकिन आज भी हो सकता है हुकूमत घर ना जाए और कुछ अर्से बाद आप कहें कि हमारा धरना अब भी कामयाब है, इससे हमने बहुत कुछ और हासिल किया है, अगर ये हासिल नहीं किया। थोड़ा मैं आपको कंपैरिजन ड्रॉ करने की बात कर रहा था कि उस वक्त धरना कॉल ऑफ करने की वजूहत और थी,
और धरने का फेलियर मैं नहीं कह सकता। आज तो धरना है ही डिफरेंट। अब इसकी जो वजह है, जो लॉन्ग मार्च इस वक्त हो रहा है, उसका बड़ा सिंपल सा एक वजह है कि हमें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को उठा के एक साजिश के नतीजे में बाहर फेंक दिया है और एक चोरों की गवर्नमेंट को बिठा के हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। पाकिस्तान की अवाम ने फैसला दे दिया कि वो साथ चलने को तैयार है। उस वक्त जब 2014 में आए थे, उस वक्त पाकिस्तान की अवाम के सामने 35 पंक्चर का पॉइंट था। आज तो एक गुलामी या आजादी का है। एंड एक चीज खान साहब और बता दूं, इस दफा तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च नहीं कर रही। हम कोई गाड़ियां बसें शायद अरेंज ना कर पाए, अब अवाम आएंगे। मुझे जनूबी पंजाब में, क्योंकि मैं लीड कर रहा होता हूं, यहां हम किसी को बसों का नहीं कह रहे, लोग अपनी गाड़ियों, अपनी सवारियों पे अपना राशन, मैंने पहली दफा देखा है कि चावल, आटा, दालें, घी लोग खुद परचेज कर रहे हैं। टेंट्स अपने लेके आ चुके हैं। मॉस्किटो के जो नेट्स होते हैं, जो मच्छर काटने वाली, वो तक लोग अपने अपने ले चुके हैं। और इंशाल्लाह परसों शाम को जब यहां से काफले निकलने शुरू होंगे, 25 की सुबह भी निकलेंगे जनूबी पंजाब, क्योंकि ये सबसे दूर अफ्तादा इलाका है इस्लामाबाद से। इससे बाद आगे सिंध वाले तो शायद ना है। हमारी जो एक रीच आएगी, आपको अंदाजा हो जाएगा कि फैसला तो शायद जनूबी पंजाब से लोग 24 को निकलना शुरू करेंगे। जी, इसलिए ना क्योंकि हमारा यहाँ से ट्रैवलिंग टाइम 7 से 8 घंटे का है। और मैंने तो अब लोगों को ये बताना शुरू कर दिया है कि खानेवाल से लेके और इस्लामाबाद टूल प्लाजा तक, मैं आपको हज़रतुल्लाह खान अल्लाह से डर के कह रहा हूँ खान साहब, कि ये 500 किलोमीटर की मोटरवे जो है, ये 24 की रात और 25 की सुबह चौक हो जाएगी। खान साहब, आप मान लीजिए कि लोग आ गए, कश्मीर हाईवे पूरा भर गया, आप वहां बैठ गए, हुकूमत ने आपको बैठने दिया, आंसू गैस की शेलिंग ना हुई, आपको आने दिया, आप वहां आकर बैठ गए, फिर क्या होगा? खान साहब, जब तक हुकूमत ये फैसला नहीं कर देती कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं करती और असेंबली डिसॉल्व नहीं करती, हम बैठे रहेंगे। हमने जो दोस्तों को, अपने पार्टी के ऑफिस वर्कर्स को, जो लोगों को कन्वे कर दिया है, वो स्टे मैक्सिमम 1 महीना भी हो सकता है, या जब तक ये रिजल्ट नहीं निकलेगा। इस दफा खान साहब जब तक वापस नहीं कहेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। और जैसे खान साहब ने कहा है, इस लॉन्ग मार्च के लिए हमारी जानें कुर्बान है। ये आम लॉन्ग मार्च नहीं है, ये इस कौम को पहली दफा इस गुलामी से निकालने की एक लॉन्ग मार्च हो रहा है, जिसका मकसद ही कुछ और है। यानी कि वो आजादी 47 वाली और ये गुलामी से आजादी का जो कॉन्सेप्ट है, इस दफा हम नहीं आएंगे जब तक इलेक्शन का गवर्नमेंट ऐलान नहीं कर सकती। और मैं खान साहब और बताऊं, इस गवर्नमेंट के पांव कोई नहीं, ये गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। जब कॉन्वॉय निकलने शुरू होंगे ना, और 20 लाख लोग एक टाइम पे 25 की शाम को आपको इस्लामाबाद में नजर आएंगे, बड़ों की जो है ना काम पे टांगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा रजवाना साहब, आप एक बहुत तजुर्बाकार सियासतदान हैं, ये हालात जो बन रहे हैं, ये पहली मर्तबा बन रहे हैं या पहले भी आपने पिछले रिसेंट पास्ट में, पिछले 15-20 साल में आपने इस तरह की कोई मूवमेंट बनते हुए देखी है? और आपको लगता है कि इस हुकूमत को रोकना चाहिए तहरीक इंसाफ के इस मार्च को, और रोकना सूदमंद होगा या ना रोकना सूदमंद होगा नून लीग के लिए? देखिए, पहला जो है धरना इमरान खान साहब ने और उसकी पार्टी ने दिया था, काफी दिन लंबा रहा ये धरना इस्लामाबाद में, और पार्लियामेंट चल रही थी, और वो धरना जो है बकौल पीटीआई के कामयाब रहा, भाई नैनी केस नाकाम रहा, मगर उससे मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचा। यानी हो, मैं अभी इमरान खान साहब की वो तकरीर का कुछ हिस्सा सुन रहा था जिसमें उन्होंने ऐलान किया है लॉन्ग मार्च का और अपना प्लान दिया उन्होंने। तो कह रहे थे कि हकीकी आजादी। तो मुझे देखिए, पहले तो पॉलिटिकल लीडर है, एक पॉलिटिकल पार्टी है और काबिल जिक्र एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनका राइट है। उन्होंने उनको हुकूमत से बकौल उनके साजिश के तहत निकाला गया, बकौल हमारे या बाकी जमातों के, वो एक आईनी तरीके से उनको अदम एतमाद के जरिए आर्टिकल 95 के तहत निकाला गया। ठीक है, जिसमें बहस की अब जरूरत नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी था, सब कुछ था। अब उनका राइट है, वो अपना एहतजाज करें, वो अपनी लॉन्ग मार्च की कॉल दें, वो जितने दिन बंदी वहां बैठे टिल द टाइम दे टेक द लॉ इनटू देयर हैंड्स। तो मेरा ख्याल है उनको रोकना भी जायज नहीं है, उनके साथ खुदा ना खास्ता को सख्ती करना भी जायज नहीं है। मगर एक बात जरूर है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है, मैं इंडिपेंडेंट बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी को ना अच्छा कह रहा हूँ ना बुरा कह रहा हूँ, अपनी अपनी एक सोच होती है, मैं बड़ी बैलेंस बात है। और दूसरा बरखुरदार है मेरे, मैं इनके साथ तो कोई बहस वाली बात कर ही नहीं सकता। आई हैव ग्रेट रिगार्ड्स फॉर हिम। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त इन चीजों का मुतामिल नहीं हो सकता। बाकी एक आजादी का नारा है, लगाएं आजादी का नारा। 1947 की आजादी शायद मेरा ख्याल है नहीं मिली, अब इन्होंने आजादी दिलानी है तो दिलाएं, यू आर वेलकम। तो पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन में है, मैं इस पर भी गुफ्तगू नहीं करता कि किसी क्रिएटेड है किसी क्रिएटेड नहीं है। ठीक है जी, 3.5 साल 4.5 साल पीटीआई ने हुकूमत की, और फिर हमें तो
हमें क्या एक मखलूत हुकूमत है, नून लीग के कंधे में सारा मलबा आ रहा है या उसके सर पे आ रहा है। ये एक मखलूत हुकूमत है जिसमें और पार्टियां शामिल हैं। जी। इन हालात में मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इस तरह के लॉन्ग मार्च का इकोनॉमिकली मुतहम्मिल हो सकता है। नहीं, मगर आप समझते हैं रजवान साहब, आप समझते हैं कि कल को अगर वाकई मलबा, जैसा कि मरियम नवाज खदशा जाहिर करती हैं बार बार अपनी तकरीर में कि हमें ये टोकरा उठाकर आवाम के पास नहीं जाना चाहिए और हम उनके गुनाहों या गलतियों का टोकरा खुद क्यों उठाएं, अगर ये मलबा गिरता है तो ये सिर्फ नून लीग के सर पे गिरेगा या आप लोगों को समझा पाएंगे कि नहीं जी ये तो बाकी 10 पार्टियां और भी थी हमारे साथ, ये सिर्फ हमारे ऊपर ना डालें, क्योंकि बाजार यही लग रहा है कि नून लीग इसकी जिम्मेदार करार पाएगी। हमें मलबे गिरने की फिक्र नहीं है। हम इकोनॉमी को इतना अर्सा ये गिरता है, इस हुकूमत को इकोनॉमी को सुधारना जो है ना, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। और अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक क्राइसिस हैज ओवरपावर्ड द पॉलिटिकल क्राइसिस। पॉलिटिकल पार्टियां अपना अपना एक तरीका कार इख्तियार करते हैं और पीटीआई अपना तरीके कार इख्तियार कर रही है, बेशक करे, वेलकम। मैं उस पर क्या एतराज कर सकता हूँ, किसी को एतराज ही नहीं होना चाहिए, मगर इतना जरूर देखना चाहिए जब आपको सियासत और पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की बकाव को कंपेयर करना हो तो समथिंग हैज टू बी प्रेफर्ड। बाकी रजवान साहब, इस वक्त जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है, आपने खुद फरमाया ये सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से भी है, तो ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये क्या तहरीक इंसाफ ने पैदा किया है या उन जमातों ने जिन्होंने जो तहरीक अदम एतमाद है वो पेश की और वो फिर कामयाब हुई, ये कौन इस सियासी अदम इस्तेहकाम को पैदा करने का बाइस बना है? इसमें दो चीजें हैं जी। अदम एतमाद आईनी तरीके से हुआ है, ठीक है जी। हमारे नजरिए में, हमारी सोच में, अवाम की सोच में 3.5 साल में इस हुकूमत की 4.25 साल में कारकर्दगी से लोग मुतमईन नहीं थे और छोड़ा तो है अलाइज ने जी की बात सुनिए। हम तो वैसे ही अपोजिशन में थे, हटे तो है अलाइज जी, जिन्होंने ही जिन बैसाखियों से हुकूमत बनी थी वो बैसाखियां हट गई। मैं किसी और बैसाखी की बात भी नहीं करता, ठीक है जी। वो अलाइज आके शामिल हो गए और उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को कामयाब किया। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकाकार है, जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकाकार को इख्तियार करके हुकूमत बदले और अदम एतमाद ले, वो पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम के साथ मुकाबला नहीं किया जाता। तो उसके बाद अफरा तफरी का दौर शुरू हो गया, उसके बाद ये सारी कार्रवाई शुरू हो गई, जलसे जुलूस और ये लॉन्ग मार्च जब शुरू हो गया, पाकिस्तान को होस्टेज बनाने की ये कार्रवाई शुरू हो गई। तो मैं तो बड़ी मोहतात गुफ्तगू कर रहा हूँ। नहीं रजवाना साहब, क्या नून लीग की सियासी बसीरत उसे नहीं बताती थी कि अगर इस अंदाज में इमरान खान को हटाया गया तो ये होगा जो आज हो रहा है? नहीं हो रहा है तो कह जी, हम रोक तो नहीं रहे, सियासत में होता रहता है, बट ठीक है, वी हैव टू कंपेयर। आपने फरमाया रजवाना साहब, आपने फरमाया कि जो तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है आईनी तरीके से सब कुछ हुआ, लेकिन अगर आप उस साइफर जिसका जिक्र इमरान खान करते हैं और जिसका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी, उसके इजलास में भी जिक्र हुआ, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में, उस साइफर को मिलाकर देखें इस तरीके अदम एतमाद के साथ, तो फिर भी आप कहेंगे सब आईनी कानूनी तरीके से हुआ? देखें जी, वो इनका एक प्ली है, इनकी एक डिफेंस है। जब तक वो डिटर्मिनेशन ना हो, सुन ले, डिटर्मिनेशन ना हो, ये इमरान खान साहब ने गालबन लिखा है खत या नहीं, वो कह रहे थे कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखूंगा, बेशक लिखे। तो मैं जितनी अरसा ये अदम एतमाद की कार्रवाई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा, थ्रू आउट आई वाज प्रेजेंट देयर, तो बेहतरीन मौका था कि साइफर जो है वहाँ सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाते और इनका ये डिफेंस वहाँ होता ताकि पता चलता कि असल क्या है और झूठ क्या है। इसीलिए अब भी मौका है, ये लिखे और कोई कमीशन बनता है तो बनाए। हमने तो ऑफर किया कि हम बनाते हैं, और आपको याद होगा फवाद चौधरी साहब जिस दिन वजीर कानून का चार्ज किया था दरमियान में, और उन्होंने ऐलान किया था कि हम एक कमीशन बनाने जा रहे हैं, कमीशन ऑफ इंक्वायरी के एक लॉ के तहत लॉ है एक, तो बेशक उसको बनाए, मगर इस वक्त तक अभी तक एक मफरूजा है या एक एलिगेशन है। एलिगेशन को बिल्कुल उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, उसकी तहकीक होनी चाहिए, वेलकम, व्हाई नॉट। सही है, तो एक मफरूजे की बुनियाद पर आप समझते हैं कि इमरान खान ये तहरीक चला रहे हैं? बपी साहब ये जी मफरूजे से आगे जाता हूँ कि एलिगेशन है, एलिगेशन है। अच्छा बपी साहब, ये बताएं कि बी प्लान क्या है अगर राना सनाउल्लाह साहब, जैसा कि वो चाहते हैं कि अगर उनको रोकने का हुक्म दिया जाए तो एक बंदा भी नहीं निकल सकता, एक शख्स को भी वो निकलने नहीं देंगे, नहीं निकलने दिया जाता, तो बी प्लान क्या है तहरीक इंसाफ के पास? पहली तो बात है, राना सनाउल्लाह की इस बात को सीरियस लेना मेरे ख्याल में वही अजीब सी बात होगी। अगर वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड आदमी है और इतनी उसकी पावर है या उसकी कोई फैन फॉलोइंग है, तो फैसलाबाद में जो जलसा हुआ था धोबी घाट में रोक के दिखा देते। मतलब वो 20 बंदे अगर हमें नहीं बिल करने देता तो वहां पे जो फैसला नहीं किया ना रोकने का,
अच्छा, तो अगर फॉर अब वो एग्जाम्पल फैसला कर फैसला सकते कर रहे हैं जी। तो राना सनाउल्लाह समझते हैं कि पूरा पाकिस्तान से एक जो आवाम निकलेगी, नर्सें निकलेंगी, बच्चे निकलेंगे, बिजनेसमैन निकलेंगे, मजदूर निकलेगा, छापड़ी वाला निकलेगा, मतलब पूरा पाकिस्तान निकलेगा और एक राना सनाउल्लाह सुल्तान राय जो है वो सबको आगे रोक लेगा। मैंने ऐसा हो नहीं सकता। इस्लामाबाद हम एक अगर मैं उनके जो इरादे हैं, अगर आप चाहें तो बप्पी साहब मैं आपको सुनवा दूं। राना सनाउल्लाह साहब के को वो ना सिर्फ गिरफ्तार करना चाहते हैं बल्कि वहां रखना चाहते हैं जहां आपने उन्हें रखा था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ऐसी सूरत हाल में अगर आप मेरे दिल की मर्जी पूछें, बिल्कुल इस आदमी को उसी सेल में बंद करना चाहिए जहाँ पे उन्होंने मुझे बंद किया था। इसका 3 दिन में जो है ना, इसकी सारी सियासत जो है वो निकल गई। ये नहीं कहता कि अदारे हमारे साथ नहीं हैं, अदारे हमारे साथ होने भी नहीं चाहिए, अदारे पाकिस्तान के साथ होने चाहिए। और पाकिस्तान को इस वक्त इस भंवर से निकालने के लिए जितना जोर लगाने की ज़रूरत है, हम जितना लगा रहे हैं मैं समझता हूँ वो भी कम है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। समझता हूँ कि चौधरी के पास जो है वो जब उनके खिलाफ उत्पाद की तहरीक पेश हो चुकी है, उन्हें उस तहरीक पे वोटिंग के बगैर ना इजलास बुलाना चाहिए, ना प्रिजाइड करना चाहिए। ये बापी साहब उनके दिल की ख्वाहिश और दिल की मर्जी है। वो कहते हैं मेरे दिल की पूछें तो इनको वहां उस कोठरी में डालें जहां मुझे डाला था, 3 दिन में इनकी सियासत सब निकल जाएगी। ख्वाहिशात के ऊपर कोई पाबंदी कोई नहीं है, लेकिन जिस किस्म की गुफ्तगू ये शख्स करता है, इसने कल जिस किस्म के अलकाब परसों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए इस्तेमाल किए थे, मैं इसको इस काबिल नहीं समझता कि इसके अल्फाज का जवाब दिया जाए। एक चीज कह देता हूं, गिरफ्तार करना तो खान साहब का दूर की बात है। अगर राना सनाउल्लाह सिर्फ अपने दिल में ये सोच ले कि मैंने आज शाम को इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के कागज पे दस्तखत करने हैं, मैं आपको बता दूं अवाम का तूफान राना सनाउल्लाह को भी उठा के ले जाएगा। खान साहब की पॉपुलैरिटी, उनकी मोहब्बत, उनकी एक वालहाना अकीदत इस वक्त पाकिस्तान की अवाम में जिस तरह दिल घर कर चुकी है, खान साहब आप भी पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, राना सनाउल्लाह भी पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ये दर्जा हरारत बढ़ते बढ़ते कशीदगी की सूरत इख्तियार न कर जाए खुदा न खास्ता। इससे आप जानते हैं मुल्क में पहले ये कदम इस्तेहकाम है सियासी और मुआशी तौर पर, क्या नताइज निकलेंगे आपने ये भी सोचा है? असदुल्ला खान साहब, पहली बात तो ये कि हमारा है राइट टू असेंबल और ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमारा राइट है। सो हमने कहीं भी कुछ नहीं कहा हम इंतशार करेंगे, हम अपने घरों से निकलेंगे और 25 की शाम को 3 बजे हमने श्रीनगर हाईवे पर पहुंच जाना है। अब इसमें कहीं ना इंतशार है, ना तोड़ फोड़ है, ना लड़ाई है, ना झगड़ा है, लेकिन अगर कोई मोटरवे के ऊपर कंटेनर रख देता है या मेरे घर से आके हमें गिरफ्तारियां करना शुरू कर दे या रस्ते में हमें लोगों शैलिंग स्टार्ट हो जाए या श्रीनगर हाईवे पे लाठीचार्ज स्टार्ट हो जाए, तो अगर गवर्नमेंट ने पहल की तो उसके बाद फिर हमारे पास क्या राइट रह जाएगा? हमने कभी भी ये नहीं कहा कि कुछ ऐसा करेंगे। हमारा पॉइंट है हम इस्लामाबाद में 20 लाख लोग एक दफा लेके 25 की शाम को पहुंच रहे हैं। अब ये गवर्नमेंट के पास है कि उन्होंने हमारा जो एक मुतालबा पूरा करना है या नहीं करना, और अगर गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया उसके नतीजे में अवाम अगर कोई अगला रिएक्शन देते हैं वो हमारे पास फिर ही होगा। हमने किसी अवाम को नहीं कहा भाई आपने लड़ना, हमने कहा आपने अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने घर वालों के साथ, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ एक दफा इस्लामाबाद जरूर आना है। और यकीन जानिए साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2-4 दिन आप बैठें और नताइज हासिल ना हो तो फिर आप पीटीवी की तरफ बढ़ जाएं या किसी रेड जोन की तरफ बढ़ जाएं? पहली बात तो 2-4 दिन का डिसीजन हुआ नहीं है। डिसीजन ये है कि जब तक इलेक्शन की डेट नहीं आएगी हम वापस नहीं आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये पुरअमन किस्म का मार्च है और वहां पे प्रोटेस्ट सेट इन किस्म का होगा। उससे जो हमारी जो एलोकेटेड हमें जो जगह दी गई है हम उससे आगे कहीं नहीं जाएंगे अनटिल अनलेस गवर्नमेंट ने हमें मजबूर ना कर दिया किसी ऐसी हरकत पे जहां से खान साहब के हवाले से कुछ उनके जो जहन में राना सनाउल्लाह की जो तौजीहात और जो उसकी हरकतें नजर आ रही हैं, इस तरह का मामला ना हुआ। श्रीनगर हाईवे आपको दी गई है, आप कह रहे हैं कि जो जगह दी गई है, ये क्या हुकूमत से आपने इजाजत ली है श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक करने या वहां पर एहतजाज करने की? जब आज से 3 साल पहले फजल रहमान साहब वहां पे आए थे तो उन्होंने इजाजत ली थी, वो आ रहे थे, हमने कहा उन्होंने गलत किया तो आप भी गलत करेंगे क्या? जी नहीं सिर्फ नहीं गलत तो नहीं था, हमने भी तो कुछ नहीं कहा था ना। आपको ये देख लेना चाहिए कि 2018 में हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद 3.5 साल में कम से कम 3-4 दफा इस्लामाबाद में चढ़ाई हुई है। अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए हैं, मरियम नवाज शरीफ साहब आई हैं, अपना उसके बाद ये लेके फजल रहमान लेके आए थे, टीएलपी आए थे, हमने तो कभी किसी को नहीं रोका। आप आखिर खौफ किस चीज का होगा? एक दफा जरा पीटीआई को तो आने दें, आपको लग पता जाएगा कि पानी क्या होता है और दूध क्या होता है। राइट सर, एक ब्रेक ले रहा हूं मैं, छोटी सी ब्रेक लेता हूं, वापस इसके मजीद पहलुओं पर बात करते हैं। कुछ पंजाब में जो कुछ हुआ है आज उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ रफ़ीक रजवाना साहब मौजूद हैं, बप्पी साहब मौजूद हैं। मैं दो तीन चीज़ें पंजाब के हवाले से डिस्कस करना चाहता हूँ रजवाना साहब से, लेकिन एक सवाल बप्पी साहब से अगर इजाज़त हो तो मैं बप्पी साहब के बैकडोर राब्तों की बात चल रही थी, कल शेख रशीद साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी परवेज़ खट्टक साहब के ज़रिए से मेरा ख्याल है कि राब्ते हैं, और तासुर भी यही था कि 2 दिन जो डिले किया गया है ऐलान, शायद इंतज़ार है उस बातचीत का कि वो नतीजा खेज हो जाए। तो आज जो ऐलान कर दिया गया है, इससे क्या ये तासुर लिया जाए कि बैकडोर राब्ते नतीजा खेज साबित नहीं हुए? अच्छा खैर, मैं सिर्फ बैकडोर राब्तों पे कोई ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकूंगा क्योंकि ये सीनियर लीडरशिप का काम है। आई एम नॉट प्रीवी टू दैट इन्फॉर्मेशन, ना मेरे पास इस तरह की इतलात है, ना मुझे ऑब्वियसली बताना चाहिए, उनके आपस मामला होंगे। बट जो 2 दिन लेट करने का मामला था वो उसकी 2 वजूहत थी। एक तो जुम्मे वाले दिन जिस दिन ये ऐलान मुल्तान में होना था, उस दिन ये 25 लोगों की जो डी सीट का इलेक्शन कमीशन का फैसला था वो आ गया, एक नई डेवलपमेंट थी, और उसके नतीजे में ऑफ कोर्स पंजाब हुकूमत की किस्मत का फैसला होना था। तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब देखना चाह रहे थे कि 1-2 दिन, और सारी पार्टी लीडरशिप देखना चाह रही थी 1-2 दिन में पंजाब में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के पास अब अददी अक्सरियत खत्म हो चुकी है। हैविंग सेड दैट, अगर पंजाब गवर्नमेंट गिर जाती है तो उसके बाद हमारी जो एक पूरा लाएमल था उसमें थोड़ा बहुत जो चेंज आनी थी उसके लिए डिले किया गया। नंबर 2, हमारी जो कोर कमेटी की मीटिंग थी वो संडे को प्लान हो गई थी और उसमें कुछ निटी ग्रिटीज डिस्कस होना बाकी थी, उनको डिस्कस किए बगैर 25 का ऐलान करना गैर मुनासिब था, इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिले किया था। शेख रशीद साहब का जो पॉइंट था कि जी वो राब्ते हैं, वो एक जनरल स्टेटमेंट हो सकती है एंड ही मस्ट बी हैव दैट इंफॉर्मेशन। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, ना हम पहले उनसे कोई मतलब मेरा कोई मामला उनके साथ चल रहे थे। अभी भी आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर लिखा, इदारे पहले न्यूट्रल थे, अभी भी न्यूट्रल है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी न्यूट्रल कहेंगे, और जो डेमोक्रेसी में जो पावर्स काम कर रही हैं उनको अपना रोल प्ले करने दें, लेट द पीपल डिसाइड कि पाकिस्तान की इस जो एक इस जो क्राइसिस है उसके आगे निकलने का जो तरीका। चलें पंजाब की बात करते हैं। आपने जिक्र भी किया कि डी नोटिफाई हो गए या मुनारिफ अरकान जो है वो डी सीट हो गए, लेकिन अता तारड़ साहब कहते हैं कि अभी भी हमारे 197 की फिगर हमारे पास मौजूद है। रजवाना साहब, आईनी पोजीशन क्या है? मैं सुनवा देता हूं आपको अता तारड़ साहब क्या कह रहे हैं। हमें पता है और नीचे जो गिनती हुई है, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने उसी फिगर पर कायम हैं जो 197 का फिगर वजीर आला के इंतखाब के वक्त मौजूद था, क्योंकि अभी तक डी नोटिफाई करने का कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से मरासला हमें नहीं मिला, और हम इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी 25 अरकान को डी नोटिफाई नहीं किया गया। हमारी 197 की तादाद मौजूद है। रजवान साहब, आपकी राय इस पर क्या है? क्या ये अभी भी 197 है इलेक्शन कमीशन का फैसला आ जाने के बावजूद? इसमें कानूनी जो पोजीशन है, आई थिंक उन बंदों को अब माइनस करना पड़ेगा। ठीक है जी, हेलो जी जी जी, हाँ, माइनस इसके बावजूद भी जो अक्सरियत बनती है, जो मैं इतनी ज्यादा कैलकुलेशन तो नहीं कर सका, फिर भी अदली अक्सरियत जो है इन मार्जिन से बनती है हमजा शहबाज के हक में, मगर वो ऐसी को बात आएगी सामने खुल जाएगी। एक बात मेरे जेहन में थी जब आप इससे पहले ब्रेक से पहले आप गुफ्तगू कर रहे थे जी, कहिए, और साइफर की बात कर रहे थे जी। अभी रिसेंटली आपके इल्म में है, पाकिस्तानियों के इल्म में है कि बलोचिस्तान में अदम एतमाद जो है जाम कमाल और जिन साहब ने मूव कर, ठीक है, तो वहाँ भी कोई साइफर आया है, वहाँ भी कोई जो बाइडन पहुंच गया है, या वहाँ आईनी तरीके से हो रही है कि अपने आदमी कर रहे हैं? इसी हद तक मैंने इसका हवाला देना था। और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान इस वक्त 4 सूबों में बगैर गवर्नर्स के चलता है। ये एक मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहा हूँ, बतौर एक पाकिस्तानी के कर रहा हूँ जी। अगर मैं सिर्फ पंजाब की सर बात करूँ तो पंजाब में गवर्नर कैसे समझते हैं आपके गवर्नर नहीं है, जबकि सदर ने उनको डी नोटिफाई नहीं किया? सुने 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 जी, अब आइन की बात है, अब इस पे मैं ज्यादा बहस करूं तो मैं आइन के हवाले से करूंगा। आर्टिकल 101 जो है आइन का, उसके मुताबिक है कि प्राइम मिनिस्टर की समरी के बाद गवर्नर अपॉइंट होता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि जी गवर्नर जो है वो सदर साहब की प्लेयर के हद तक जो है ना वो ऑफिस होल्ड करेगा, मगर वो प्लेयर तक ऑफिस होल्ड करना और गवर्नर की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार, तो दोनों को मिला के पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल सारे को। तो मेरी नजर में कि वो जब गवर्नर के बारे में वजीर आजम साहब समरी भेज दें उनको हटाने की, तो वो मुद्दत जैसे पूरी थी सदर साहब ने कर दी, उसके बाद अब दोबारा चली गई है दूसरे अपना मियाद के लिए 10 दिन के बाद, वो ऑटोमेटिकली तस्वर होगी कि वो मंजूर हो गई, चाहे सदर साहब उस पर कुछ भी ना कहें। तो
तो मेरी नजर में गवर्नर की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए और गवर्नर का ओहदा खाली है। इसी तरीके से बाकी जगह कायम मकाम गवर्नर काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सदर साहब के लिए मेरे दिल में बड़ा एहतराम है। हेलो, जी जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है सर, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ जी हाँ, सदर साहब के लिए बड़ा एहतराम है। उनको चाहिए कि सूबों के जो आईनी सरबराह हैं उनको तकरीर में इस तरह के जो है ना छोटे छोटे ये आईनी मुशगाफियां, जी, अगर उसको आर्टिकल को एज ए होल पढ़ा जाए। ये बताइए जवाना साहब, ये बताइए कि अगर सदर जो हैं वो डी नोटिफाई नहीं करते और नए जो सदर जिनको नामजद किया गया है गवर्नर को, अगर बलीगुर रहमान साहब को जो है वो नोटिफाई करने का ऑर्डर नहीं करता सदर साहब, तो क्या सदर की मंजूरी के बगैर भी उनको गवर्नर पंजाब लगाया जा सकता है, जैसा कि PMLN कह रही है कि 10 दिन में खुद ब खुद उनको लगा दिया जाएगा? तो देखिए, जो आइन की मंशा है और जो रूल्स की मंशा है उसमें तो यही है कि 10 दिन के बाद दूसरी दफा जब समरी जाती है, क्योंकि इसको मैं भी डील कर सकूं बतौर गवर्नर, हमारे पास भी समरियां आती थी और उसको हम जो है ना इधर में जो है ना, हमारा तो खैर कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ, तो उसमें 10 दिन के बाद दूसरी दफा समरी आती है तो ऑटोमेटिकली इट इज डीम्ड टू हैव बीन एक्सेप्टेड। तो अगर उसमें सदर साहब कुछ भी ना करे तो कैबिनेट अगेन उसको नोटिफाई कर सकती है अकॉर्डिंग टू माय हम्बल व्यू, सब्जेक्ट टू PCR की अपनी राय होगी, मेरे से कोई इख्तलाफ भी कर सकता है। तो अल्टीमेटली फिर कोर्ट में जाएंगे और इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बढ़ेगा। किसी भी पाकिस्तानी को, कोई भी बंदा जिस ओहदे पे बैठा हुआ है, चाहे इधर साइड इधर वे, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो बप्पी साहब आपको सूट करता है इन हालात में, इन सियासी हालात में? नहीं खान साहब, कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस खैर किसी को भी सूट नहीं करता, लेकिन कम से कम क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। जैसे अता तारण ने आज कहा कि जी वो जो 25 मुनारिफ अरकान हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस PTI का नहीं है, ये नून लीग का पैदा करता है और ये स्टेटमेंट इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा क्राइसिस है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ गई। उस डायरेक्शन की रोशनी में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 अरकान को डी-सीट कर दिया और तो और आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट से उनके नाम और फोटोज भी खत्म कर दिए। लेकिन अगर इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट का एक स्पोक्स पर्सन, मतलब रिजवाना साहब ने तो बड़ी रिस्पेक्टफुली उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अगर वो कहते हैं कि जी वो एग्जिस्ट करते हैं, इनफैक्ट आज पार्लिमानी पार्टी जो थी उसमें वो 25 के 25 अरकान मौजूद बैठे थे और असेंबली में जब लाए जा रहे थे तो उस वक्त वो भी उनमें मौजूद थे। तो अगर वो इस पे इंसिस्ट करते हैं तो क्राइसिस यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैदा नहीं कर रही, ये तो गवर्नमेंट का पैदा करता है। हमारा तो पॉइंट बड़ा क्लियर है कि जो लोग फारिग हो गए उनको खत्म करके अब आप 186 की मेजॉरिटी शो करा दें, जो कि गवर्नमेंट बनाने के लिए लाजिम है। और अगर 186 किसी के पास नहीं है, चाहे वो तहरीक इंसाफ है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इस सूरत में ऑटोमेटिकली एक कॉन्स्टिट्यूशन रास्ता प्रोवाइड करता है, असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए, नए या फ्रेश मैंडेट के लिए जाए और जिसके पास मैंडेट हुआ हुकूमत बना ले। लेकिन अगर सिर्फ हुकूमत से चिपके रहना मतलब है और उसको आगे फर्दर प्रोलॉन्ग करना है, फिर गवर्नर क्या आना और क्या स्पीकर नेशनल असेंबली का हल्फ उठाना, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीजें हैं, अप्स एंड डाउन्स है, ये तहरीक इंसाफ ने तो पैदा नहीं की, ये तो गवर्नमेंट खुद अपने लिए पैदा कर रही है। पंजाब में वज़ीर आला के होने का एक फ़ायदा ही हुआ है ना, कल उन्होंने शीरीन मज़ारी साहबा को रिहा करने का हुक्म दिया। अगर पंजाब में वज़ीर आला ना होते तो कौन उनको रिहा करने का हुक्म देता? आप कहते हैं कि पहले वो उनको गिरफ्तार करने का, 50 साल पुराना मुकदमे में एक खातून को जिस वक्त की उम्र उस वक्त शायद 10 साल होगी, उसमें उसको पहले गिरफ्तार कराना, फिर शाही फरमान जारी करना कि रात को छोड़ दिया जाए। जब ये पता चल जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसीजन देने वाले हैं, मतलब ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं। और वेरी फ्रैंकली, अगर आपने किसी को गिरफ्तार करना ही था तो आप ट्रैफिक टिकट पे कर लेते, उसका चालान करके उसको जेल में डाल देते। मतलब 50 साल पुरानी जमाबंदी तब्दील कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ओन अब्बास बप्पी साहब, ये तो आप आइडियाज़ दे रहे हैं कि अगर आइंदा किसी को गिरफ्तार करना हो तो ऐसे किया जाए। बहुत शुक्रिया रफ़ीक रिजवान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, बाद वापस आते हैं तो ज़रा इकॉनमी की बात करेंगे। इस वक्त जो मुल्क का सबसे बड़ा मसला है वो मुआशी अदम इस्तेहकाम है, मुश्किल फ़ैसले लिए नहीं जा रहे, उसकी वजह से मईशत के ऊपर मुसलसल दबाव पड़ रहा है। क्या होने जा रहा है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ माहिर मुआशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इस वक्त कहा यह जा रहा है कि इस वक्त मुल्क में जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है, एक क्राइसिस है, ये सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से है। इसकी बड़ी वजह यह है, मगर क्या ये मुमकिन है आपके ख्याल में कि सियासी अदम इस्तेहकाम आइंदा 3-4 महीने के लिए यूं ही बरकरार रहे, ऐसे जलसे जुलूस चलते रहे, इमरान खान अपनी मूवमेंट चलाते रहें, हुकूमत बरकरार रहे और साथ साथ मुआशी मसाइल का हल निकाल लिया जाए? कोई रास्ता है आपके ख्याल में? देखिए, रास्ता बिल्कुल है, लेकिन पहले मैं ये कह दूं कि हमारे पाकिस्तान में लोग परसेप्शंस पर बात करते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हुकूमत और स्टेट बैंक के जो आदाद-ओ-शुमार हैं वो ये साबित करते हैं कि जो तबाही बर्बादी आई है उसका कतई कोई ताल्लुक सियासी अफरा तफरी और हंगामा आराई से नहीं है। बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। तो डॉक्टर आप ये कह रहे हैं कि ये आज जहां हम जिस सूरत हाल से दो चार हैं, ये होना ही था, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती या ना आती, दोनों सूरतों में यही होना था जो इस वक्त हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको अभी साबित कर दूंगा तो ये 2 मिनट के अंदर। पहली बात ये थी कि इमरान खान साहब ने 28 फरवरी 2022 को IMF से एक मुआहदा तोड़ दिया, तहरीरी मुआहदा, जो 21 माह की कोशिशों के बाद हुआ था, और उन्होंने मसनूआत की कीमतें पेट्रोल की कम कर दी और दूसरी बातें की। IMF ने आपकी किस्त $1 अरब की रोक ली और उसके साथ ही आपका प्रोग्राम मुश्किलात का शिकार हो गया। अगर वो $1 अरब आपको मिल जाता तो आपको पता है सऊदी अरब ने खुल के कहा है कि जब IMF के प्रोग्राम में आप होंगे हम आपको पैसा दे देंगे। UAE ने कहा है कि जब IMF के प्रोग्राम में होंगे हम पैसा दे देंगे। अगर वो $1 अरब की किस्त आपको मिल जाती, सऊदी अरब आपको पैसे दे देता, UAE आपको पैसे दे देता, हम इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स फ्लोट करते, पैसे आ जाते, तो डॉलर जो है 180 पर होता और रिजर्व हमारे इस काबिल होते कि हम झटका संभाल सकें। सही जो है ना, तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, फिर मुझे अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहिए कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत भी ये कोशिश कर रही है कि हम IMF प्रोग्राम में वापस चले जाएं, लेकिन मुआहिदा जो है जो तोड़ा गया था वो वैसे ही टूटा रहे। यानी आप सब्सिडी जो है वो ख़त्म नहीं करेंगे, विड्रॉ नहीं करेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाए। क्या ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली मुमकिन है? मैं नहीं समझता कि हुकूमत ये चाहती है, इतने अहमक नहीं है। हमें हर हालत में IMF का प्रोग्राम हर कीमत पर, हर शर्त पर वो जो है ना बहाल कराना है। इसलिए कि आपके तो रिजर्व जो है ना $10 अरब हैं, 45 दान की इंपोर्ट्स के लिए काफ़ी है। रुपया गिर रहा है, क्या तमाशा तो नहीं कर सकते, ये तो आपको बहाल कराना है। लेकिन मुझे जो खदशा है वो ये है कि अगर अब खुद सियासी अफरा तफरी हुई कोई बड़ी, तो शायद IMF जो है वो सुस्त हो जाए, IMF का बोर्ड सुस्त हो जाए और वो ये कहे कि ज़रा हालात देख लें। इसका मतलब ये है कि आप इस वक्त मसला ये नहीं है कि IMF की शराइत ना मानने का सवाल ही नहीं है, वो शायद आपको थोड़ी कंसेशन के लिए तैयार हैं कि आपको जो पेट्रोलियम मसनूआत करनी है उसको शायद वो किस्तों में कर दें और बजट आपका कहें ज़रा सख्त बना दें। ये तो है, लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आप IMF का प्रोग्राम को बहाल ना कराएं। इसलिए इस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके सामने काम ये है कि अपनी काबीना की इजलास बुलाएं, उनको बताएं कि जो तबाही आई है वो 28 फरवरी 2022 का फैसला और मार्च से जून 2020 में जो हमने डिस्काउंट रेट गिराया था, उसके बाद ये आदाद-ओ-शुमार हैं कि जुलाई से अप्रैल तक हमारा तिजारती खसारा $39 अरब पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा, हमारे इंपोर्ट्स $65 अरब पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा। तो ये और हमारा जो मिड मई से अब तक $48 गिर गया। तो ये सूरत हाल तो पैदा हुई इन 2 गलत फैसलों से। तो अपनी काबीना को कॉन्फिडेंस मिले, उसके बाद जो है वो कॉन्फिडेंस मिले इत्तेहादी जमातों को, उसके बाद कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग बुला के ये बताएं कि इन 2 फैसलों से तबाही आई है, लेकिन अगर IMF ने ये प्रोग्राम नहीं दिया, मईशत तबाह हो या ना हो, सलामती को ख़तरात हो जाएंगे। तो इस वक्त सलामती को ख़तरात हैं। इमरान खान साहब को ये चाहिए कि 10 जून का बजट जब मंजूर हो जाए उसके बाद जो करना है कर लें, लेकिन अभी IMF का प्रोग्राम बहाल होने दें, बजट आने दें, बजट बहाल हो जाए, फिर अपना सियासी खेल भी कर लें। ये तबाही बर्बादी उनके 2 फैसलों से आई है। आपको लगता है कि अगर ये जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है ये ऐसे ही होता है तो IMF उससे पहले सियासी सूरत हाल को पाकिस्तान में देखना चाहेगा और देखना चाहेगा कि अगर यहाँ पर इस्तेहकाम है तो पैसे देगा, आप ये कह रहे हैं? देखिए, 25 फरवरी तक आपके मुज़ाकरात होने हैं, वो असरअंदाज होंगे, लेकिन अगर वो हो भी जाएं कामयाब, एक बात कह रहा हूं, तो वो अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भेजते हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जरूर ये चीज देखेगा, माजी में ऐसे हो चुका है, हालात क्या हैं, ठीक है, वो हालात क्या हैं। तो हमें इस कौमी सलामती को देखना है, सियासी खेल नहीं करना है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि नेशनल अकाउंट्स कमेटी
कि एक रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ अपनी एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर उसको पेश कर रही है कि जिसने जो पाकिस्तान का जीडीपी है उसको 5.9% कैलकुलेट किया है पिछले साल 21-22 का, और फिर एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ आई है वो 4.40 है, इंडस्ट्री में 7.19 है, सर्विसेज में 6.19 है। ये 21-22 की रिपोर्ट है। और इसी तरह से पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है और जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइसेस जो है उसमें भी इंक्रीज हमें देखने में आया। तो ये बताइए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी इमरान खान जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें वो बता रहे थे कि बड़े मुस्बत अशारिया मिल रहे थे, और फिर ये रिपोर्ट अगर हम सामने रख कर देखें तो उनका ये दावा दुरुस्त है? बिल्कुल गलत है। देखिए, मैं तो कहता हूँ, मैं कमेटी की रिपोर्ट मान लेता हूँ कि आपका 5.9 है, लेकिन उनको विरसे में मिली थी तो 6.1। ये रीबेसिंग के बात है, ये आप क्यों भूल रहे हैं? 6.1 इनको विरसे में मिली थी, ये है। लेकिन किस कॉस्ट पर जरा ये देख लें, उनको विरसे में मिली थी अफराद ज़र 4.5, आज है 13.4। एक चीज़। दूसरी है कि इस दौरान में जो हमारे कर्जे बढ़े हैं, बैरूनी कर्जे, वो बढ़े हैं आपके 33 अरब डॉलर, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा हैं। इस अरसे में जो है 100 अरब डॉलर की तरसीलात आई जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन ये 111.4 से आई हैं। तो ये जो 133 अरब डॉलर है, ये कहाँ है, ज़रा कोई मुझे बता तो दे। हुआ ये था कि हमने मार्च से जून तक जो डिस्काउंट रेट गिराया था, 2073 अरब रुपए का एक पैकेज दिया था, उसकी वजह से बेतहाशा इंपोर्ट्स हुई, सनती शोबे ने तरक्की की। तो ये वो जो पैकेज दिया था उसमें आपने 800 अरब रुपया बैंकों के खातेदारों को कम दिया। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26A4 को तोड़ा है, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 40A को तोड़ा है, 800 अरब वहाँ से आपने खींचे हैं। तो ये जो डिस्काउंट रेट आपने मनफी कर दिया था और इतनी ज़बरदस्त कमी की थी, IMF का प्रोग्राम आपने सस्पेंड किया था ताकि वो आपकी शराइत लागू ना कर सकें, तो उस तरीके से ये फिगर्स आई हैं। लेकिन ये आप इन्फ्लेशन की फिगर देख लें, बैरूनी कर्ज़ों की इजाफे की फिगर देख लें, रुपए की कदर जो गिरी है, इनको 124 रुपये पे मिली थी, आज 200 पर है। ये जरा देखिए तो सही कि हुआ क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डॉलर के साथ क्या हुआ है? देखिए, डॉलर के साथ मैंने आपसे बिल्कुल बता दिया कि मिड में से अब तक जो है ये गिरा इसीलिए है कि जब आप जो है बेतहाशा इंपोर्ट्स करेंगे। मैं एक फिगर आपको देना चाहता हूँ, इस हुकूमत के दौर में 124 अरब डॉलर का तिजारती खसारा हुआ 3 साल 10 माह में। इंपोर्ट्स की गई डॉक्टर साहब, ये गैर ज़रूरी तौर पर हुई हैं? इसलिए मैं आपको मिसाल दे दूं, जुलाई से अप्रैल तक जो इंपोर्ट्स हुई हैं वो हुई हैं 65 अरब डॉलर। वो पिछले साल की इसी मुद्दत से 21 अरब डॉलर ज्यादा है। उसकी वजह क्या ये भी है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई आलमी मंडी में और हमारा इंपोर्ट बिल, ऑयल बिल की वजह से बढ़ गया? ऑयल का बिल ही 21 अरब डॉलर नहीं है, आपका तो 21 अरब डॉलर इजाफा हो गया है भाई साहब। मैं फिगर आपको दे रहा हूँ स्टेट बैंक की, आपको 21 अरब डॉलर आपकी इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ है 10 महीने में, पिछले साल की इसी मुद्दत से। स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि जो हमने शरह सूद कम की थी, लोगों ने सस्ते कर्जे लिए, लोगों ने बेतहाशा अय्याशियाँ की, बेतहाशा इंपोर्ट्स किए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, मईशत तबाह की, इंपोर्ट जो है ज़रा वो आपका अफराद ज़र बढ़ाया। तो ये जो फिगर्स तबाह हुई हैं उसका ये इम्पेक्ट है। कॉस्ट तो ज़रा आप देख लें, और ये तो इनका गिरना शुरू हो गया था ना, सारा तिजारती खसारा मैंने आपको बता दिया, रिजल्ट्स आपके बता दिए। हाँ, इनकी बैरूनी सरमायाकारी इनके दौर में पूरे साल गिरी है, टैक्स GDP का रेशो गिरा है इनका, और कर्जों का हजम तारीखी बढ़ा है। तो क्यों गिरा है? टैक्स GDP का तनासब गिर गया। हालांकि जब मैं अर्ज कर दूं, जब आप इतनी इंपोर्ट करते हैं 65 अरब डॉलर की, तो आपको तो कस्टम ड्यूटी सेल्स टैक्स बहुत मिल गया, फिर भी GDP का टैक्स तनासब गिर गया। तो ये खिलवाड़ ना करें, हम मईशत मेरे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस वक्त तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान की ये समझती हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर आवाम पर बोझ नहीं डाला जा सकता, वो 40-45 रुपये फ़ी लीटर इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तहरीक इंसाफ भी ये समझती है, नून लीग भी ये समझती है, बड़ी सियासी जमातों का ये मुश्तरका तौर पर ये फैसला है। आपके ख्याल में सूरत हाल ऐसी है, ऐसी ही है? नहीं, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ अगर ये जल्दबाजी नहीं करते, नो कॉन्फिडेंस में 15 दिन रुक जाते, तो रिजल्ट जिस तरह गिर रहे थे तो IMF से प्रोग्राम के लिए ये इनको बढ़ाना पड़ता। ये तो उन्होंने जो है वो तहरीक जो अदम से हंगामा आई थी उसको गिराने के लिए किया था, बाद में ये IMF के पास जाके सेटल कर लेते। लेकिन एक हल मौजूद है, मैंने पहले भी आपको बताया, और वो ये है कि जो इमरान खान साहब ने टैक्स एमनेस्टी लाई थे तो कानून बना दिया गया था कि जो असासे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जो चोरी के पैसे से बनाए गए हैं, जो टैक्स एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाएंगे, उनको हम जब्त कर लेंगे। ये कानून मौजूद है। आज हुकूमत को और तमाम पार्टियों को ये फैसला करना है कि कानून के ऊपर अमल दरामद करके
चोरों से जिनके असासे मुल्क के अंदर हैं उनसे टैक्स लिया जाए, या 22 करोड़ अवाम और मईशत को कुचल के आप अपनी जो है वो सलामती को, मईशत को खतरे में। मगर डॉक्टर साहब ये जो आप हल बता रहे हैं ये शायद फौरी तौर पर रिलीफ देने के लिए या फौरी मईशत को संभाला नहीं दे सके, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो सकती है। मैं बिल्कुल आपसे एग्री नहीं करता। मैं आपसे खिदमत में अर्ज कर दूं कि मेरे 1 करोड़ रुपए अगर कौमी बचत स्कीम में पड़े हुए हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक, और मैंने एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया, तो क्या मुश्किल है आपके लिए कि 1 हफ्ते का नोटिस दें कि भाई आपका चोरी का पैसा, इस पे टैक्स दे। राइट सर, 1 हफ्ते का टाइम भी दिया जा सकता है। मुझे आखिर में मुख्तसरन सर ये बताइए, आपने कहा कि सख्त बजट बनाना होगा, लेकिन ये इलेक्शन ईयर है, जो भी सियासी जमात बजट पेश करेगी वो आवाम को रिलीफ देना चाहेगी और आसान बजट बनाना चाहेगी, आवाम दोस्त बजट बनाना चाहेगी ताकि वो इलेक्शन में फ़ायदा उठा सके। क्या ये मुमकिन है मौजूदा हालात में आसान बजट दिया जाए? इकॉनमी को क्या सफ़र करना पड़ेगा इसमें? मुझे जहाँ तक पता है कि सख्त बजट दिया जाएगा और उस पर अमल दरामद की कोशिश नहीं की जाएगी। अलबत्ता तरक्याती अखराजात की मद में कम रकूम मुख्तस की जाएंगी, तालीम में कम की जाएंगी, सेहत में कम की जाएंगी, आवाम पे टैक्सेस लगाए जाएंगे जो बाद में बैकआउट कर जाएंगे जब IMF से किस्त मिल जाएगी। सीधी बात है, जो आज तक होता रहा है। 22 प्रोग्राम हमने किए IMF के, भारत ने 1991 के बाद से कोई नहीं किया, बांग्लादेश ने 2011 के बाद से कोई नहीं किया। ये तो खेल आपके सामने है। 22 प्रोग्राम हो चुके हैं, 23 पेपर जा रहे हैं। हमारे पास दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स एमनेस्टी स्कीम हमने की है, तो ये तो खेल चल रहा है। तो बजट देंगे, पैसे ले लेंगे, IMF से बैकआउट कर देंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, जो सूरत हाल बता रहे हैं ये परेशान कुन है, लेकिन और जो संजीदगी चाहिए इस मुआशी सूरत हाल से निकालने के लिए मुल्क को, वो भी अनफॉर्चुनेटली दिखाई नहीं देती है, क्योंकि मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम का माहौल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।